हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है केवीएस टीजीटी साइंस का जो हमारा एग्ज़ाम था, जिसकी नोटिफिकेशन 2022 में आई थी और जिसका एग्ज़ाम उन्होंने फरवरी 2023 में लिया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि केवीएस टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो इससे पहले है ना 2022 में उन्होंने पहली बार सिलेबस डिफाइन किया, साइंस सब्जेक्ट को पूछना शुरू किया। इससे पहले जो होता था, आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता था, आपसे जनरल पेपर लिया जाता था। तो केवीएस टीजीटी साइंस का जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, हमारा 180 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, 10 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, 5 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, 5 नंबर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसका वो एक बहुत ही डिफाइंड सिलेबस देते हैं, जिसकी 40 मार्क्स वेटेज होती है। और उसके बाद होता है हमारा 100 मार्क्स का साइंस का पोर्शन, जिसके अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछी जाती है, फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, जिसका उन्होंने डिफाइंड सिलेबस दिया होता है। पिछली बार जब 2022 में हमारी केवीएस टीजीटी साइंस की वैकेंसी निकली थी, तो जनरल की हमारी 125 सीट्स थी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस पेपर में, और हमारा पेपर कैसा हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए, वो 130 मार्क्स थे आउट ऑफ 180, और फाइनल जो कट ऑफ गई है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो आज हम है ना केवीएस टीजीटी साइंस का जो हमारा पेपर हुआ था, जो हमारा पेपर कब हुआ था, 12 फरवरी 2023 को हुआ था, उसके अंदर बायोलॉजी पोर्शन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर फ्लावर्स। इनमें से फ्लावर्स के बारे में, फूलों के बारे में कौन सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फ्लावर्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर्स क्या करते हैं, आपको फ्रूट्स देते हैं। ए एंड बी करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है, बी एंड सी करेक्ट है, या फिर ओनली ए करेक्ट है। तो आपको पता है जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे फ्रूट्स है वो किससे बने होते हैं, हमारे फ्लावर्स ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये लिखा हुआ है फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ये गलत बात है, क्योंकि हमारे कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे कि हमारा पपाया का जो फ्लावर है वो कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सारे के सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सारे के सारे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर जो हमारी सारी फंजाई होती है वो यूनिसेलुलर होती है। ओनली ए इज करेक्ट, ए एंड सी इज करेक्ट, ए एंड बी इज करेक्ट, या फिर बी एंड सी करेक्ट। तो आपको पता है हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर में आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो प्रोटोजोअन्स है वो भी यूनिसेलुलर में आते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आपको पता है जो हमारी फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, हमारी बहुत सारी फंजाई ऐसी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, तो सारी फंजाई को हम यूनिसेलुलर नहीं बुला सकते। तो यहाँ से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स द प्रेशर वेरिएशंस फ्रॉम साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। आपके कान के अंदर जो प्रेशर वाइब्रेशन जा रही है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ईयर ड्रम करता है, कॉक्लिया करता है, एनविल करता है, या फिर पिन्ना करता है। तो हमारा कान के अंदर जो कॉक्लिया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हमारे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये साउंड चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहले आपको एक असर्शन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर उसका रीजन दिया गया है। तो असर्शन उन्होंने पूछा है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन से इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहे हैं कि पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथ करते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे लैंड पे रहने वाले जानवर होते हैं। इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारी फिश होती है, जो हमारे पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको उसे ऑब्टेन करना होता है, इसलिए वो बहुत तेजी से क्या करती है, सांस लेती है। क्या ये बात करेक्ट है? बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन। क्या ये करेक्ट रीजन है इसका? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इसका करेक्ट रीजन नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपको पता है ये वाली जो बात है हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो बहुत तेजी से सांस लेते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि उन्हें कौन सी ऑक्सीजन को यूज करना होता है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको यूज करना होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और
यही इसका रीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू द मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। किस फॉर्म में आपके प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। मैं आपको इस टॉपिक को D+B के लिए भी पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया। प्रोटीन्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में। तो मैंने इससे पहले ही जो लेक्चर आपके लिए डाला था आवर इन्वायरमेंट का टॉपिक, तो वहाँ में बताया गया कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस है 78% प्रेजेंट रहती है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे प्लांट्स उसे किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में। जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में, तब उसको हमारे प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा हम अपने प्लांट्स को है ना यूरिया डाल रहे होते हैं, यूरिया का खाद डालते हैं, तो इस फॉर्म में भी हमारे प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, B and C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइट इज नॉट करेक्ट। आपको टेरिडोफाइट के बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सीडलेस प्लांट्स होते हैं हमारे टेरिडोफाइट। फ्लावर जो होते हैं वो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं। प्लांट की जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम एंड लीव में डिफरेंशिएटेड रहती है। इनके पास है ना स्पेशल टिश्यू होते हैं वाटर को कंडक्ट करने के लिए। तो आपको पता है हमारे जो टेरिडोफाइट्स है वो सीडलेस प्लांट्स है, ठीक है। आपको पता है टेरिडोफाइट तक कोई सीड्स नहीं आए होते, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टेरिडोफाइट्स की ही बॉडी में पहली बार हमें रूट, स्टेम्स एंड लीव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में जो ट्रू लीव्स नहीं प्रेजेंट रहती हैं, स्टेम नहीं प्रेजेंट रहती, लीव्स नहीं प्रेजेंट रहती, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर ये सब प्रेजेंट रहता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहीं पर हमारे सबसे बेसिक वाले जो जाइलम एंड फ्लोएम का टिश्यू आने स्टार्ट होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू आने स्टार्ट होते हैं, वो टेरिडोफाइट में ही आने स्टार्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है एंजियोस्पर्म्स ही ऐसा ग्रुप होता है प्लांट्स में जिसके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसका रोल प्ले करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के पास फ्लावर नहीं होते, सीड्स नहीं होते, ठीक है। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमंग द फॉलोइंग। आपसे है ना सेल ऑर्गेनल चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो RER के बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात करेक्ट है। ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम जो है वो RER के सरफेस पे अटैच रहते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रहता है। A and B, ओनली A, B and C या फिर ओनली B। तो आपको पता है लिपिड सिंथेसिस में हमारी हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन वो कौन हेल्प करते हैं, हमारे SER हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। RER को उसका नाम इसीलिए मिला है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो उसका जो अपीयरेंस होता है वो रफ होता है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम मिला है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो हमारा सिचुएटेड नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि राइबोसोम जो है वो RER के सरफेस से अटैच रहते हैं और लिपिड सिंथेसिस में हमारी हेल्प कौन करते हैं, SER करते हैं। RER हेल्प नहीं करता है, SER हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको मैच करना था, मैंने आपको इसे डायरेक्टली, ये भी सेल ऑर्गेनल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर आपको यहाँ पे लिख दिया है डायरेक्टली। लाइजोसोम्स को जो है उनका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, डाइजेस्टिव बैग के नाम से बुलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बुलाते हैं, इसको उन्होंने आपको मिसमैच करके पूछा था। सेल वॉल क्या करती है, हमें हमारी सेल को प्रोटेक्शन का काम करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में कौन रोल प्ले कर रहा होता है, राइबोसोम्स हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। RER के ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के पास भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के पास भी वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के पास बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और इनका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करना, ठीक है। बहुत सारी चीजों को स्टोर करने का काम कौन करते हैं, वैक्यूल्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट रिमेन एट इट्स पीक लेवल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। तो जब है ना ह्यूमन की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है और आपको पता है 14 डे के दिन क्या हो रहा होता है, ओव्यूलेशन हो रहा होता है, उस दिन आपका ओवर जो है वो रिलीज हो जाता है। तो आपको बताना है कौन सा हार्मोन उस टाइम पीक पे नहीं रहता है, बाकी सब पीक पे रहेंगे, वो पीक पे नहीं रहेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन हमारा पीक पे नहीं रहता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम एक और नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन,
ठीक है। तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं प्रोजेस्टेरोन को। हमारा LH का लेवल बहुत हाई रहेगा, FSH का लेवल बहुत हाई रहेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई रहेगा। किस दिन की बात हो रही है? जिस दिन हमारा 14 डे पे हमारी 28 डे की जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके 14 डे पे हमारा ओव्यूलेशन हो रहा होता है, जिसमें हमारा ओवम रिलीज हो रहा होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल उस टाइम पीक पे नहीं होता है, ठीक है, लोअर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन केस ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आप ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को देखोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है आपके स्पर्म्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको कौन सी स्टेज जो है वो डिप्लॉयड मिलेगी? 2n आपको वहां पर मिलेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, सर्टोली सेल या फिर स्पर्मेटोजोआ। तो बाकी जब सब क्या रहते हैं? एन की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जो हमारी सर्टोली सेल्स होती है वो क्या रहती है? 2n रहती है, ठीक है। स्पर्मेटो अगर आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को देखोगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या मिलेगा? n मिलेगा। स्पर्मेटिड्स के अंदर भी n मिलेगा, स्पर्मेटोजोआ के अंदर भी क्या मिलेगा? n मिलेगा। लेकिन सर्टोली सेल्स के पास क्या होता है? डिप्लॉयड रहती है, 2n होते हैं यहाँ पर, ठीक है। In which of the following plant endosperm is not completely used and remain present at mature seed? तो अगर आप एंडोस्पर्म को देखोगे, जिसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जिसका काम होता है, ये कंप्लीटली मेच्योर नहीं हो जाता, कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं हो जाता। किस वाले सीड्स की बात हो रही है? ठीक है, पी की बात हो रही है, कैस्टर की बात हो रही है, ग्राउंडनट की बात हो रही है या फिर बीन्स की बात हो रही है। तो जहां पर हमारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं होता, वो क्या होता है? कैस्टर होता है, ठीक है। बाकी सब में हमारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएगा, पर यहाँ पर हमारा एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली यूज्ड अप नहीं रहता, कैस्टर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? It contain generative cell, it contain vegetative cell as well as generative cell. Generative cell of pollen grain is spindle shaped. Generative cell of pollen grain give rise to 3 male gametes. ठीक है, तो आपको पता है जनरेटिव सेल होती है हमारे पॉलन ग्रेन में, जनरेटिव सेल भी होती है और वेजिटेटिव सेल भी होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। जनरेटिव सेल जो होती है पॉलन ग्रेन की वो स्पिंडल शेप्ड होती है, ये भी करेक्ट बात है। लेकिन जो हमारा जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, क्या वो 3 मेल गैमेट्स को गिव राइज करता है? नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको पता है कहाँ से पूछे गए हैं? हमारी जो 12th क्लास की NCERT है, उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है? वहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पहला और जो दूसरा चैप्टर है हमारा, वहाँ पर उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। 12th क्लास NCERT से पूछे हुए हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्प्लास्टिक सिस्टम इन प्लांट्स फॉर्म थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिम्प्लास्टिक सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? माइकोराइजा के अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर, कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर या फिर कोहेजन टेंशन पुल। तो आपको पता है हमारी जो सेल्स होती है उनके बीच में है ना कनेक्शंस बने होते हैं, जहाँ से चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है, और ऐसा कहाँ होता है? हमारे प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर होता है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? सिम्प्लास्टिक सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। तो दो प्लाज्मोडेस्माटा जब आपस में आसपास कनेक्टेड होता है तो उनके बीच में ना एक रास्ता होता है जहाँ से कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो 3 कार्बन एटम कंपाउंड नहीं है? यानी कि बाकी के कंपाउंड को अगर आप देखोगे वहां पर कितने कार्बन आपको देखने को मिलेंगे? 3 मिलेंगे, लेकिन इस कंपाउंड में 3 कार्बन नहीं होते, ज्यादा होते हैं। पायरुविक एसिड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आपका जो पायरुविक एसिड होता है उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर 3 कार्बन होते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर भी 2 कार्बन होते हैं, लेकिन जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वहां पर हमारे 3 कार्बन नहीं होते। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन epithelium of alveoli and epithelium of blood capillary, epithelium of alveoli and endothelium of blood capillary, endothelium of alveoli and endothelium of blood capillary, endothelium of alveoli and epithelium of blood capillary। तो आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? जो हमारी 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमें लंग्स वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, वहां पर उन्होंने एक डायग्राम बनाया और वहां से उन्होंने ये क्वेश्चन पिक किया है। तो यहाँ पर क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमारा टेक प्लेस करता है, तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है? एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से पूछा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा है। आपकी 11th क्लास में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट होती है वो आपको इसके लिए कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टोटल वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जितना भी आपने नॉर्मल सांस लिया था उसको बाहर निकालने के बाद जो आपके अंदर टोटल वॉल्यूम अभी भी आप अंदर ले सकते हो, ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना टोटल वॉल्यूम अभी भी आप अंदर ब्रीथ इन कर सकते हो उसको हम क्या बुलाते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बुलाते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बुलाते हैं, वाइटल कैपेसिटी बुलाते हैं, या फिर टाइडल वॉल्यूम बुलाते हैं। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, हमारे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बुलाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बुलाते हैं। सेम ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो आपको पता है लिम्फ हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है, तो इनमें से कौन सा लिम्फ का फंक्शन नहीं है। न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। तो कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट होता है लिम्फ, बिल्कुल सही बात है। फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इम्यून रिस्पॉन्स तक शो करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारी बॉडी में कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ये लिम्फ का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डन बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हमारा ब्लड वाला चैप्टर है वहीं से पूछा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट को आपको जरूर कवर करना है अगर आप KVS एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन अगेन, ठीक है, हार्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। Aorta arises from the right ventricle, opening between left atrium and left ventricle is guarded by bicuspid wall। तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां पर एक बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है, क्या ये सही बात है। राइट वेंट्रिकल जो है उसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, यानी कि जितना भी हमारा गंदा खून होता है जिसके अंदर CO2 का लेवल हाई है वो कहां पर आता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी साइनो एट्रियल नोड होती है, ऐसे नोड होती है, वो हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है हार्ट के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो एरोटा होता है वो कहाँ से अराइज होता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है, राइट वेंट्रिकल से अराइज नहीं होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में तो हमारा सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है, और वहीं से ऑर्टा क्या करती है, उसे हमारे सारी बॉडी को, हमारे टिश्यूज को ले जाना शुरू करती है, ठीक है। बाकी के सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, लेकिन ऑर्टा अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से ही ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फूड सोर्स फॉर कैल्शियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। आपको है ना कैल्शियम का जो रिच सोर्स है वो बताना है, मिल्क, सैल्मन फिश, राइस या फिर बीन। तो आपको पता है मिल्क तो कैल्शियम का सोर्स होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी सैल्मन फिश होती है उसके अंदर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जो हमारी बीन्स होती है उसके अंदर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा राइस होता है उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो A, B एंड D जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन राइस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज विटामिन ई, ठीक है। तो मैंने आपको है ना विटामिन का एक टॉपिक करा रखा है, ठीक है। तो विटामिन के सारे साइंटिफिक नेम, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज मैंने आपको उसमें कराई है, ठीक है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, कैल्सिफेरॉल, साइनोकोबालामाइन, टोकोफेरॉल या फिर फाइटोडायोन, ठीक है। तो आपको पता है कैल्सिफेरॉल जो होता है वो तो हमारे विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है, साइनोकोबालामाइन हमारे B12 का नाम होता है, फाइटोडायोनिन जो होता है वो हमारे विटामिन K का नाम होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा टोकोफेरॉल होता है वो हमारे विटामिन E का नाम होता है, ठीक है। तो ये देखो, और विटामिन ए को हम रेटिनॉल बुलाते हैं, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बुलाते हैं, ठीक है। फिर विटामिन B12 हमारा साइनोकोबालामाइन होता है। तो आपको सारे विटामिन का है ना साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, इनसे होने वाली कौन सी बीमारी होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस जीके में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब जीके का जो पोर्शन आएगा ना वहाँ भी विटामिन का क्वेश्चन आ जाता है, तो साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो विटामिन वाला क्वेश्चन उनको करना आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरापोडिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रस्टेशियंस के अंदर, एनालिडा के अंदर, सिटानोफोरा के अंदर या फिर पोरीफेरा के अंदर, ठीक है। तो हमारी जो डाइवर्सिटी वाली यूनिट है हमारे
11th क्लास में जो डाइवर्सिटी वाली यूनिट है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पैरापोडिया किसमें प्रेजेंट होते हैं आप सबको पता है, एनालिड्स जो होते हैं ना हमारे, उनके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप है ना कभी देखोगे ना उनके छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं साइड में से, जो उनको है ना बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, पैरापोडिया बुलाते हैं। इसको आपको स्यूडोपोडिया से कंफ्यूज नहीं करना है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, जो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पैरापोडिया किसके अंदर प्रेजेंट है, एनालिडा के अंदर प्रेजेंट है, और जो आपका स्यूडोपोडिया होता है वो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉल्स फीट बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम प्लूरोबेनेंचिया बिलोंग्स। सेम जो हमारी डाइवर्सिटी वाली यूनिट है वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया। सिलेंट्रेटा, सिटानोफोरा, मोलिस्का या फिर हेमिकॉर्डेटा। तो आपको पता है प्लूरोबेनेंचिया कहाँ से बिलोंग करता है, सिटानोफोरा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये वाली जो है हमारी डाइवर्सिटी वाली यूनिट आपको अपने जरूर देखनी है, 11th क्लास में है। उसके बाद है फंजाई मशरूम बिलोंग्स टू। सेम एनिमल डाइवर्सिटी में जो हमारे चैप्टर्स है ना, आपको पता है प्लांट्स के बारे में जो चैप्टर दिया हुआ है, एनिमल्स के बारे में जो चैप्टर दिया है वहाँ पर है ना फंजाई के बारे में बता रखा है, वहाँ से क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो पूरा आपको 11-12 से ये क्वेश्चन आए हुए थे हमारे, ठीक है। तो फंजाई मशरूम किससे बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करती है, बेसिडोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, ड्यूट्रोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, या फिर फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। तो आपको पता है जो मशरूम होती है ना वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, हमारी बेसिडोमाइसिटीज फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज फैमिली का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, सैक फंगी। अगर आपसे पूछा गया सैक फंगी किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो एस्कोमाइसिटीज फैमिली से। अगर आपसे पूछा गया इम्परफेक्ट फंजाई हम किस क्लास को बुलाते हैं, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होती है उसे हम इम्परफेक्ट फंगी बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन है, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम या फिर राइजोबियम। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में 78% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स उसको तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब वो फिक्स हो जाती है। उसको फिक्स करने में हमारी हेल्प कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। तो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्री लिविंग और एक होते हैं सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग का मतलब होता है जो अकेले रह रहे होते हैं, अकेले घूम रहे होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रह रहे होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रह रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन आते हैं, हमारे एजोस्पाइरलम आते हैं और राइजोबियम आते हैं, ठीक है। तो एजोस्पाइरलम और राइजोबियम कैसे वाले बैक्टीरिया, हमारे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डाइसैकेराइड शुगर। तो आपको बताना है डाइसैकेराइड शुगर इनमें से कौन सी है, माल्टोज जो किससे मिलकर बनी है, ग्लूकोज प्लस राइबोज से, सुक्रोज जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी है, या फिर लैक्टोज जो गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। ओनली ए, ओनली बी, बी एंड सी, या फिर ए एंड बी। तो आपको पता है इनमें से हमारी डाइसैकेराइड शुगर कौन सी है, सिर्फ हमारी जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड शुगर है, ठीक है। माल्टोज और लैक्टोज जो है वो हमारी डाइसैकेराइड शुगर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है नीडोब्लास्ट आर स्पेशलाइज सेल यूज फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है। हमारा फिर से डाइवर्सिटी चैप्टर जो है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीडोब्लास्ट का फंक्शन आपसे पूछा गया है, मूवमेंट ऑफ वाटर अमंग सिलेंट्रेटा, पानी के अंदर घूम पाते हैं सिलेंट्रेटा क्योंकि उनके पास नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है। सिलेंट्रेटा को डिफेंस प्रोवाइड करता है नीडोब्लास्ट, डिफेंस इकाइनोडर्मेटा के अंदर डिफेंस प्रोवाइड करता है। एनालिड्स के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड का फंक्शन रोल प्ले करता है। तो आपको पता है जो हमारे सिलेंट्रेटा होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाइड्रा होता है, जो हमारी जेलीफिश होती है, ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा क्लास से बिलोंग करता है। उनके पास है ना नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, ये डिफेंस का रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। डिफेंस में हेल्प करता है, एंकरेज में हेल्प करता है, ठीक है। तो डिफेंस अमंग सिलेंट्रेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ये क्या करेगा, हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, ये अपना खाना कभी खुद नहीं बनाएगा, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा। नॉस्टॉक की बात हो रही है, बैक्टीरिया की बात हो रही है, म्यूकर की बात हो रही है, या फिर कैलेडोमोनास की बात हो रही है। तो आपको पता है जो हमारा म्यूकर होता है, फंजाई होता है, वो सेप्रोफाइटिक इन नेचर होता है और वो क्या करता है, हमेशा अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खा के ग्रो कर रही होती है हमारी फंजाई, तो वो क्या रहेगी, हमेशा हेटेरोट्रॉफिक रहती है, ठीक है। हमारे नॉस्टॉक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कैलेडोमोनास फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इवन हमारे बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो फंजाई होती है वो सेप्रोफिटिक इन नेचर होती है और वो हमेशा डेड एंड डिकेइंग जो
पहले से डाइजेस्टेड फूड है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। म्यूकर जो फंजाई की एक क्लास। नेक्स्ट है एल्गिन कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन, ठीक है। तो फिर से जो हमारी डाइवर्सिटी वाली यूनिट है वहीं पर हमें डिफरेंट फैमिलीज के बारे में बता रखा है, ठीक है। और उनसे हमें एल्गिन किस में से मिलता है, फियोफाइट्स से मिलता है, रोडोफाइट्स से मिलता है, टेरिडोफाइट से मिलता है, फिर जिम्नोस्पर्म से मिलता है। तो आपको पता है जो हमारी ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर से हमें क्या कंपोनेंट मिलता है, एल्गिन मिलता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी के अंदर से रोडोफाइटा हम किसको बोलते हैं, रेड एल्गी, ठीक है। तो हमारी एल्गी की जो क्लास है वहां से फियोफाइटिस से हमें क्या मिलता है, एल्गिन नाम का एक कंपाउंड मिलता है जो कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और रोडोफाइटा किसको कहते हैं, हमारी रेड एल्गी को कहते हैं। तो ब्राउन एल्गी से हमें क्या मिलता है, एल्गिन मिलता है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है ना उसके अंदर एल्गिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप एल्गी, इनमें से कौन सा एल्गी का एग्जाम्पल नहीं है, फ्यूकस, पॉरीफायरा, स्पेगनम या फिर पॉलीसिफोनिया। तो आपको पता है ये सब एल्गी है लेकिन इनमें से जो स्पेगनम है वो एल्गी नहीं है, ठीक है। स्पेगनम क्या होता है, ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल होता है। तो स्पेगनम का एक मेजर फंक्शन मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत फेमस है, मतलब ब्रायोफाइट्स के अंदर से स्पेगनम हमें स्पेशली पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है वो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, स्पेगनम का क्या ऐसा रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेज, इनमें से आपको ग्रीन हाउस गैस बतानी है, कौन सी है, वाटर वेपर, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, ए बी एंड सी, ए एंड डी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन तो हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा अबंडेंट है, 78% हमारे पास नाइट्रोजन ही है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पोल्यूशन की तरह जरूर एक्ट करती है बट वो ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट नहीं करती है, लेकिन जो ओजोन और वाटर वेपर है वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, हमारी जो मीथेन है वो ग्रीन हाउस गैस में आती है। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये 30 क्वेश्चंस जो है हमारे 100 मार्क्स का जो केवीएस टीडीटी साइंस का पेपर आया था उसमें 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे बायोलॉजी पोर्शन से पूछे गए थे, जो मैंने आपको इस क्लास में कवर कराए हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।